हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय सुधीर सर में आपका स्वागत है। जो हम टॉपिक कर रहे थे गांधीयन एरा, गांधी युग की कड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अभी तक हमने देखा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और गांधी का अगला मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है और इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अगर हम बात करें गांधी जी के बारे में, तो मैंने पहली चीज आप लोगों को बताई थी कि गांधी जी को अगर समझना है तो गांधी जी के बारे में एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी कि कोई भी ऐसी घटना इंटरनेशनल लेवल की जिसका इम्पैक्ट भारत की इकोनॉमी पे पड़ रहा है, उसका कहीं ना कहीं गांधी जी बेहतर तरीके से यूज करना जानते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे आखिर वो कौन सी इंटरनेशनल लेवल घटना थी जिसने गांधी जी को इंस्पायर किया। तो वो घटना थी 1927 1928 इंटरनेशनल लेवल पे मंदी। अगर हम बात करें अमेरिका और ब्रिटेन, ये वो देश थे जो इस मंदी की गिरफ्त में आ चुके थे। इसका इम्पैक्ट भारत की राजनीति पे भी पड़ने जा रहा था। और कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने फिर गलती की, जो पिछले आंदोलन में हमने देखा रॉलेट एक्ट के रूप में, यहाँ पे भी अंग्रेजों ने गलती की। और ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ी गलती की, एक कमीशन बनाया जिसे हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, याद रखिएगा। साइमन कमीशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन अपॉइंट कब किया गया था। साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था 1927 में। अब अगर हम बात करें ये साइमन कमीशन अपॉइंट क्यों किया गया था, तो याद रखिएगा 1919 में 1919 में इंडियन गवर्नमेंट एक्ट के तहत एक अधिनियम था जिसमें यह कहा गया था हर 10 साल पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू किया जाएगा बाय रूल। ऐसी किसी भी कमेटी का गठन किया जाना था 1929 में, बट हुआ ये इंटरनेशनल लेवल पे मंदी का सामना करने लगा ब्रिटेन और यूएस। अब इसका भारत की अर्थव्यवस्था पे भी प्रभाव पड़ने लगा। तत्कालीन गवर्नमेंट को यह लगा कि शायद अगली गवर्नमेंट उनकी ना रहे और कहीं भारतीयों को ज्यादा अधिकार ना मिल जाए। इस कारण से साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया 1927 में। तो याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन का अपॉइंट किया गया 1927 में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन में कुल कितने मेंबर थे। तो याद रखिएगा कुल 7 मेंबर थे, 1+6। इसे इसलिए मैंने लिखा 1+6 क्योंकि सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे और 6 अदर मेंबर थे, और 6 के 6 अंग्रेज थे, इसलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है। अब अगर हम बात करें व्हाइट कमीशन में, तो याद रखिएगा यहां पे एक 6 मेंबर में एक मेंबर थे एटली। ये 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटिश पीएम भी बने थे, और ये 1927 में साइमन कमेटी के मेंबर भी थे। जैसे ही ये पब्लिश किया गया इंग्लैंड में कि भारतीय संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए एक कमीशन का गठन किया गया है, साइमन कमीशन, इस बात की खबर भारत में भारतीय नेताओं को लग जाती है। अब होता यह है कि 1927 में कांग्रेस का एनुअल सेशन मद्रास में बुलाया जाता है। इसकी अध्यक्षता M.A. अंसारी करते हैं। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा 1927 कांग्रेस एनुअल सेशन कहां हुआ, मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, M.A. अंसारी ने की। यहां यह डिसाइड किया जाएगा कि हम इस साइमन कमीशन का बाइकॉट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं है और संविधान आप भारत का बनाने जा रहे थे। तो इस तरीके से यहां यह डिसाइड कर लिया गया कि हम साइमन कमीशन का बाइकआउट करेंगे, किसी भी एंगल से साइमन कमीशन से सहयोग नहीं करेंगे। साइमन कमीशन फरवरी 1928 में हिंदुस्तान के बंबई में पहुंचता है। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइमन कमीशन कहां पहुंचा था। साइमन कमीशन पहुंचा था बंबई फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन जहां जहां जा रहा था वहां वहां साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, लेकिन लखनऊ में कुछ यूनिक तरीका अपनाया जा रहा था। लखनऊ में इस बाइकआउट को लीड कर रही थी खली कूजमा। खली कूजमा, और इन्होंने एक यूनिक तरीका अपनाया। इन्होंने
पतंग उड़ाई और पतंग पे लिख दिया साइमन कमीशन गो बैक। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ में बाइकॉट को लीड कौन कर रहा था? खलीक उज़्मा। लाहौर की अगर हम बात करें तो लाहौर में बाइकॉट को लीड कर रहे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय बाइकॉट को लीड कर रहे थे। हुआ ये कि यहां पर इस बाइकआउट के दौरान लाठीचार्ज होता है और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और इंजर्ड होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पूर्व उन्होंने कहा था, मेरे ऊपर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की अंतिम कील होगी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये डायलॉग किसने डिलीवर किया था? ये डायलॉग डिलीवर किया था लाला लाजपत राय ने। तो जहां जहां साइमन कमीशन जा रहा है वहां वहां ये बाइकआउट हो रहा है। तो अब हुआ ये कि सर जॉन साइमन ने तुरंत लेटर लिखा इंडियन सेक्रेटरी को। इस समय इंडियन सेक्रेटरी हैं लॉर्ड बर्कन हेड। ये इंडियन सेक्रेटरी थे जो इंग्लैंड में बैठते थे। इन्होंने क्या किया? भारतीयों को चुनौती दी कि अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करने का जज्बा रखते हैं तो आप इसकी पहल कीजिए, लेकिन शर्त यह होगी इसमें सभी राजनीतिक दलों की सहमति आवश्यक है। अब ये घटनाक्रम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, बाइकआउट हो रहा है, लॉर्ड बर्कनहेड ने चुनौती दे दी है। अब इस चुनौती को स्वीकार कर लिया हमारे कांग्रेस के लीडर्स ने। और जो चुनौती स्वीकार किया कांग्रेस के लीडर्स ने, तो होता यह है 1928 में बंबई में एक सेशन बुलाया जाता है। 1928 में बंबई में एक सेशन बुलाया जाएगा, स्पेशल सेशन रहेगा। इस सेशन की अध्यक्षता करेंगे M.A. अंसारी। और यहां पर एक कमेटी बनाई जाएगी, नेहरू कमेटी। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस कमेटी को बोला जाता है नेहरू कमेटी। याद रखिएगा इस कमेटी में टोटल मेंबर थे 1 + 9 = 10। क्वेश्चन पूछा जाएगा नेहरू कमेटी कब बनी? 1928 में। मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे, लगभग सभी पार्टियों के एक मेंबर करके एक बना दी गई कमेटी। अब हुआ ये कि इस नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1928 में। सभी दलों का एक सम्मेलन बुलाया गया कलकत्ता में। कलकत्ता में सभी पॉलिटिकल पार्टीज का एक सम्मेलन बुलाया गया। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे M.A. अंसारी। अब यहां पे ये हुआ कि जो नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उस पर सहमति बने, क्या इसमें कुछ संशोधन किया जाए या एज इट इज इसे पास कर दिया जाए। लेकिन कहा जाता है यहां पर थोड़े बहुत इफ बट के साथ लगभग ओके कर दी गई नेहरू रिपोर्ट को। और इसी कलकत्ता में 1928 में ही 1928 में ही कांग्रेस का भी सेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मोतीलाल नेहरू। कौन कर रहा था? मोतीलाल नेहरू। यहां पे भी इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। फाइनली थोड़े बहुत के साथ अप्रूवल हो गए। अभी तक सब कुछ सही था इतिहास में, मतलब नेहरू कमेटी की रिपोर्ट भी थोड़े बहुत चीजों के साथ लगभग ओके हो रही थी। जब सब सही चल रहा था तो मार्च 1929 जिन्ना ने कहा कि हम नेहरू कमेटी को तभी अप्रूव करेंगे, यानी मुस्लिम लीग नेहरू कमेटी को तभी अप्रूव करेगी जब कांग्रेस हमारी 14 पॉइंट्स की डिमांड्स को आप एक्सेप्ट कर लेते हो। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 14 पॉइंट्स की डिमांड किसने की? जिन्ना ने। कब हुई? मार्च 1929। अब ये जो 14 पॉइंट्स की डिमांड थी इसे कहीं ना कहीं कांग्रेसियों ने नेग्लेक्ट कर दिया, या कह सकते हो इस चीज को मना कर दिया। अब 1929 कांग्रेस का एनुअल सेशन इतिहास में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन में माना जाता है एक। तो 1929 कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ लाहौर में।
ये जो सेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता गांधी जी को दी गई थी, याद रखिएगा। बट गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। किसने अध्यक्षता की? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन पूछा जाएगा 1929 कांग्रेस का एनुअल सेशन कहां हुआ? लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। यहां पे सबसे पहला काम किया गया, नेहरू रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया गया। दूसरा काम किया गया कि जवाहरलाल नेहरू ने अब यह डिसाइड कर लिया कि कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण आजादी यानी पूर्ण स्वराज यानी स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि पूर्ण स्वराज यहां डिसाइड कर लिया गया कि पूर्ण स्वराज अब हमेशा कांग्रेस का लक्ष्य रहेगा, यानी आजादी के नीचे अब हम कोई भी बातचीत के लिए तैयार नहीं होंगे। यहीं पर यह डिसाइड किया कि हर 26 जनवरी को एवरी 26 जन वी विल सेलिब्रेट एज अ इंडिपेंडेंस डे। याद रखिएगा ये बहुत बड़ा लैंडमार्क था, कारण यही वो समय था जब कांग्रेस ने ये डिसाइड कर लिया कि हर 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के तौर पे मनाएंगे। अब यहां से अगर क्वेश्चन पूछ दे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस ने भारत की स्वतंत्रता दिवस पहली बार कब मनाया? तो याद रखिएगा वो होगा 26 जैन 1930 को, क्योंकि यहां पे तो कहा जा रहा है। और यही कारण है कि संविधान हमारा नवंबर 1949 में बनकर तो तैयार हो गया था, बट इसको इंप्लीमेंट किया गया था 26 जनवरी 1950 को। यहां सारी चीजें डिसाइड हो रही थी। यहीं पर पहली बार रावी नदी के किनारे रात 12 बजे कांग्रेस ने झंडारोहण किया आजादी का। क्वेश्चन पूछा जाएगा कांग्रेस ने किस नदी के किनारे ध्वजारोहण किया था? रावी नदी के किनारे किया था। अब ये सारी चीजें हो गई, तो यहीं पर गांधी जी को एक परमिशन दी जाती है कांग्रेस के द्वारा कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट प्रारंभ कर सकते हैं। आपको कांग्रेस पूरी छूट दे रही है, यानी गांधी जी को यहां परमिशन मिल गई कि गांधी जी जब चाहें तब एक आंदोलन प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी भी इतनी आसानी से कहां मानने वाले। गांधी जी ने क्या किया? 11 पॉइंट्स की डिमांड रख दी, 11 सूत्रीय मांग जिसे बोलते हैं 11 पॉइंट्स। 11 पॉइंट्स की डिमांड रख दी गांधी जी ने, और ये डिमांड रखी थी इरविन के आगे। इरविन कौन है? भारत के वायसराय ऑफ इंडिया है। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया समय वायसराय ऑफ इंडिया कौन है? इरविन है। इरविन के आगे इन्होंने 11 सूत्रीय मांग रखी कि ये हमारी 11 मांगे हैं, अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट प्रारंभ नहीं करेंगे। सिंपल मांग थी। इरविन ने इस मांग को हल्के में ले लिया और इस मांग को इनकार कर दिया, और इस मांग को पूरी तरीके से इनकार कर दिया, यानी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर क्या था? गांधी जी मार्च 1930, याद रखिएगा मार्च 1930, गांधी जी 78 फॉलोअर्स के साथ एक यात्रा प्रारंभ करते हैं साबरमती टू डांडी। ये देखिए गांधी जी की स्ट्रेटजी कितनी खतरनाक थी। गांधी जी चाहते तो डांडी पहुंच कर तुरंत एक आंदोलन प्रारंभ कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने लगभग 24 दिन की यात्रा की। अब देखिए इस इतिहास में कैसे गांधी जी महान बन रहे हैं। गांधी जी एक निश्चित दूरी तय करने के बाद विराम करते, अगले दिन न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया कि गांधी जी ने आज यहां से यहां तक की यात्रा की। ये खबर पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट होती रही। 24 दिन तक ऐसा प्रोग्राम चलता रहा, और ये पूरे हिंदुस्तान में हो गई कि हाँ एक मास लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट करना है, मास लेवल पे मूवमेंट स्टार्ट करना है। और गांधी जी अप्रैल 1930 में डांडी पहुंचते हैं, और डांडी पहुंचकर एक आंदोलन प्रारंभ करते हैं। और आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गांधी जी नमक बनाकर कानून तोड़ते हैं, और यहीं से प्रारंभ होता है हमारा सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
हमने देखा अभी गांधी जी ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। अब देख बात करें तो आंदोलन का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द मूवमेंट पे चर्चा कर लें कि आखिर ये हिंदुस्तान का मास लेवल का पहला मूवमेंट क्यों कहा गया, यानी कि पूरे हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं तो याद रखिए अभी तक जो हम लोगों ने बात की थी इससे पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो मैंने बात की तो उत्तर भारत में पूरा, लेकिन ये पहला आंदोलन है जो उत्तर भारत के साथ साथ पूरा दक्षिण भारत भी कवर कर रहा है, यानी वो हिंदुस्तान जिसका सपना गांधी जी देख रहे थे। तो याद होगा मैंने गांधी जी की स्ट्रेटजी पे चर्चा की थी, संघर्ष विराम संघर्ष। विराम का मतलब था कांग्रेस को मजबूत करना, विराम का मतलब था देश को मजबूत करना, नेशनलिज्म की भावना को ऊपर लाना, और वो कार्य शायद यहां पे देखने को मिलता है। आंदोलन के विस्तार में अगर हम बात करें तो स्टार्ट करते हैं मणिपुर, नागालैंड। यहां पे अगर हम बात करें तो यहां के लीडर थे यदुनाग, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है यदुनाग। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा यदुनाग किस आंदोलन से संबंधित थे, यदुनाग आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट से संबंधित थे, कहां से, नागालैंड। इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग ना करने का आंदोलन चलाया और टैक्स ना देने का आंदोलन चलाया, और इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसे बोला जाता है जिया तरंग मूवमेंट, जिया तरंग आंदोलन। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा कि जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, यदुनाग ने। जिया तरंग आंदोलन किस आंदोलन के दौरान हुआ, जिया तरंग आंदोलन सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट के दौरान हुआ। जिया तरंग आंदोलन कहां हुआ, नागालैंड में। यदुनाग को गिरफ्तार करके फांसी दे दी जाती है। इसके बाद इनकी बहन थी गॉडनल्यू, और वो आंदोलन को लीड करती हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि गॉडनल्यू किस आंदोलन से संबंधित हैं, गॉडनल्यू सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हैं, और ये गॉडनल्यू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद यानी जब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा उसके बाद इन्हें जवाहरलाल नेहरू रानी की उपाधि देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू ने किसे रानी की उपाधि दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने गॉडनल्यू को रानी की उपाधि दी थी। आगे बढ़े तो आपका बंगाल वाला एरिया पड़ेगा। बंगाल में बच्चों ने एक बहुत अच्छा मूवमेंट चलाया जिसे बोलते हैं वानर सेना। वानर सेना का मतलब यह था बच्चों के द्वारा। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा वानर सेना या वानर सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ, तो यह है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ। बच्चियां कहां पीछे रहने वाली हैं, बच्चियों ने भी मांझेरी सेना का गठन कर लिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मांझेरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ, तो वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। फिर उसके बाद अगर हम बिहार आए तो बिहार में एक आंदोलन चलाया गया, चौकीदारी कर ना देने का आंदोलन। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, यहां पे चलाया गया आपका किसान आंदोलन। तो इस तरीके से भारत के अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आंदोलन में देखेंगे सारी चीजें हो रही हैं, हर जगह पे आंदोलन हो रहे हैं भारत में। अब हुआ ये कि जैसे ही आप बात करें पश्चिमोत्तर प्रांत की, याद रखिएगा यहां का एक बड़ा नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनके बारे में अगर हम बात करें तो ये इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि इन्हें कई नामों से जाना जाता है। इन्हें बोला जाता है सीमांत गांधी के, इन्हें बादशाह खां के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन किसने स्थापित किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इस ऑर्गेनाइजेशन के लोग जब आंदोलन करते थे तो लाल कुर्ता पहन लेते थे, इसलिए इस मूवमेंट को रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है।
क्वेश्चन पूछेगा रेड शर्ट मूवमेंट किस आंदोलन से संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। इन्होंने एक मैगजीन निकाली पख्तून। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा पख्तून पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। मैगजीन किस भाषा में थी? पश्तो लैंग्वेज में थी। और ये याद रखिएगा, ये एकमात्र पाकिस्तानी हैं जिन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न भी दिया हुआ है। ये अपने आप में भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है जो खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया है। हिंदुस्तान में हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, दक्षिण में भी आंदोलन हो रहा है, लेकिन अपना हीरो कहाँ है? यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी कहाँ पे हैं? याद रखिएगा, अपना हीरो इस समय धरासना में है। क्वेश्चन पूछा जाता है धरासना कहाँ पे है? धरासना बंबई में है। कहाँ पे है? बंबई में है। अब होता यह है कि गांधी जी जैसे ही डांडी से नमक कानून तोड़कर पहुंचते हैं धरासना, गांधी जी को यहां पे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार करने के बाद गांधी जी को यरवदा जेल भेज दिया जाएगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी को किस जेल में रखा गया था? यरवदा जेल में रखा गया था। इसके बाद आंदोलन को कौन लीड कर रहा है? इसके बाद आंदोलन को लीड कर रहे हैं सरोजनी नायडू, इमाम साहब, मणिकलाल। तो इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान का ये सीन हो गया। हर जगह आंदोलन हो रहा है। अब हर जगह आंदोलन हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान आंदोलन कर रहा है, लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि जिसके कारण ये सब हो रहा था, आखिर वो साइमन कमीशन है कहां पे? साइमन कमीशन क्या कर रहा है इस समय? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि साइमन कमीशन कैसे अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं ब्रिटेन में। उस रिपोर्ट के आधार पे हिंदुस्तान में क्या होने वाला है, ब्रिटेन में क्या होने वाला है, क्योंकि आंदोलन तो हमारे यहाँ पूरे भारत में एक साथ चल ही रहा था। तो थैंक यू क्लास। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके।